ये बात करते हैं कि जो आगे आपका थर्ड यूनिट है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट का डिस्कशन कर लिया था, सेकेंड यूनिट का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आपके लिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जानना कितना आवश्यक है, किस दृष्टिकोण से आवश्यक है, क्या कहा जाता है, क्या गोल होता है, किस प्रकार से तिद्हुई प्रक्रिया होती है, इन सबको आप लोगों ने कल समझा। अगर हम आगे बात करें, एक शिक्षक, जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा था, कल सुना था, एक शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान दिया जाता है कि बोध कराया जाता है, बताइए। बोध कराया जाता है। बोध गया जाता है सर। हाँ, ज्ञान जो होता है वो दो तरीके से है। देखिए, आपको ज्ञान देना भी है और बोध भी कराना है। क्यों? ऐसा क्यों कहा मैंने? इसलिए कहा, कितनी बार हम हर परिस्थिति में ऐसा नहीं होता कि हर बच्चा जानता है कि उसके लिए क्या नॉलेजेबल है, कौन सा ज्ञान उसको पाना। हम सभी लेते हैं कि हमें तैरना सीखना है, तो तैरने से पहले तो सावधानियों का, पानी की गहराई का और पानी के फ्लो का, हर चीज का हमें क्या है, नॉलेज दिया जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज। उसके बाद कहा आता है चलिए आप प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। और उस समय आप उसे समझाते हो, पर जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पूर्व ही पानी तक गया हो, पानी को देखा हो, ये पानी की समझ हो, ऐसा आवश्यक नहीं होता। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है, नॉलेज प्रोवाइड करना है एंड डेवलपिंग द नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लेवल। आपको ज्ञान को प्रस्तुत करना है और ज्ञान के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ ज्ञान के प्रति उसकी समझ को विकसित करना है। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? इसीलिए आप लोगों को माइक्रो टीचिंग में जब आपने एक स्किल किया था, प्रश्न कौशल किया था ना सभी ने, अलग अलग टीचर्स के अंडर में जी रह सर। करके, आप अलग अलग मेंटर्स के अंडर में रह करके आपने प्रश्न कौशल किया। प्रश्न कौशल के अंतर्गत दो प्रश्न आते हैं, दो प्रकार के प्रश्न, जिसमें एक है डेवलपिंग क्वेश्चन, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसको आप क्या बोलोगे, विकासात्मक प्रश्न और बोधात्मक प्रश्न, ऐसे कुछ था। जी सर। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, हमने क्या समझा था, हम विद्यार्थी के पास में उसके विकास के लिए मतलब एक नया ज्ञान दे रहे हैं, तो डेवलपिंग क्वेश्चंस को इंक्रीज करने के लिए हो रहा है। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो होता है वो क्या है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि बुद्धि क्षमता के विकास का को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, बुद्धि क्षमता, यहाँ पे बुद्धि का बढ़ाने के लिए, और बुद्धि क्षमता मतलब बुद्धि की समझ को बढ़ाने के लिए, दो अलग अलग चीजें हो गई, समझ को बढ़ाना और ज्ञान को बढ़ाना। तो आप लोगों का ये चीज पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो हम लोग ज्ञान पाते हैं शिक्षकों के माध्यम से, छात्रों को कैसे ज्ञान जो दिया जाता है वो क्या है, कैसा ज्ञान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो वहां पे यह है कि शिक्षकों के माध्यम से विषय ज्ञान को पढ़ाया जाता है, तो विषय ज्ञान के विकास को और बोध को दोनों ही दिया जाता है। विकास के मतलब अभिप्राय यहाँ पर दृष्टिकोण से देखें तो कैसे होगा, पहली कक्षा में बच्चा पहले और दूसरे दो तीन के पहाड़े पढ़ता है या गिनती सीखता है, यानी कि नंबर सिस्टम्स को समझता है। देन वो टेबल्स को लर्न करता है, टेबल्स को लर्निंग करने के बाद में उसको थोड़ा सा हायर लेवल में जाके एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टराइजेशन सीखता है। उसके बाद में वो देखते हैं आप बोर्ड मास वगैरह के रूल को अच्छे से अप्लाई करना सीखता है। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स तक भी सीखता है, और आगे बढ़ने पर रेशियो प्रपोर्शन बात कर पाता है। फिर क्या होता है, जब उसको इन सब चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तब उसके पास में एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, जिसको डेवलप के साथ साथ में कॉम्प्रिहेंसिव कराया जाता है। आप इस एग्जाम्पल से भली भांति समझ पाओगे, वह है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि समीकरणी विषय में आपको बोध कराया जाता है। समीकरण के विषय में जब बोध कराया जाता है तो आपको ज्ञान भी देना है और बोध भी कराना है, क्योंकि एक्स वाई जेड या क ख ग का जो ज्ञान है, विद्यार्थी को पहले तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझाओ। ठीक है, वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या करना है, आप उस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, उसके संप्रत्यय को विद्यार्थियों के सम्मुख रखेंगे। उस संप्रत्यय को रखने के साथ साथ
आप उसकी समझ को विकसित करेंगे। जैसे कि आपने बताया, किसी संख्या में हम 5 जोड़ते हैं और हमें 9 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? अभी हमने किसी संख्या जोड़ा, उसको कोई नाम नहीं दिया था, तो बच्चा ऑटोमेटिकली बोलेगा कि हाँ, हम 9 में से 5 को घटा देंगे, जो ज्ञात होगा वही संख्या है। तो ये बात आपको भी क्लियर हो गई? क्या आपने जो बताया वो वाली बात उसको क्लियर है? आप जान पाए ना कि आपका विद्यार्थी समझ पा रहा है, यानी कि आप सेटिस्फाई हो रहे हो कि उसके अंदर समझ डेवलपमेंट हो रहा है, किसी चीज का कॉम्प्रिहेंसिव हो रहा है, उसके अंदर बोध हो रहा है। लेकिन फिर आपने क्या कहा, अगर हम किसी संख्या की जगह कुछ मान के चले, हमने क्या लिखा उस संख्या की जगह? 4 लिखा, ठीक है, 4 तो आएगा आंसर। लेकिन अगर हम उस जगह डब्बा बना देते हैं, तो छोटी कक्षाओं में आपने, बहुत छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों के पास देखा होगा, जो 3rd या 4th क्लासेस में, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो आपका ऐसा होता है कि एक नोटबुक आती है मैथ्स की, जिसमें डब्बा बना होता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, प्लस इक्वल टू 9। तो बच्चा वहां पे जोड़ देता है, 5 लाइन खींच लेता है, तो 9 लाइन खींचता है, तो 9 और में से 5 लाइन काट देता है, तो कितनी लाइनें बची? 4 लाइनें बची। तो 4 लाइनों के हिसाब से 4 संख्या यहाँ लिखकर 4 लाइन खींच देता है, टोटल 9 हो जाएंगी। वो जान जाता है, इस प्रकार वो कैलकुलेशन करना सीखता है। ठीक है, मैंने ये बातें आपसे शेयर की क्योंकि क्योंकि अगर हम बचपन वाला कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चे की आगे के लेवल को नहीं समझ पाएंगे। आप देखना, बहुत सारे क्लासेस में और आपके आसपास रहने वाले विद्यार्थियों में से बहुत से विद्यार्थी 9th क्लास में तो पहुंच गए हैं, लेकिन उनको मल्टीप्लीकेशन में बहुत दिक्कत आती है। डिविजन तो बहुत दूर की बात होती है, मल्टीप्लीकेशन में ही दिक्कत आती है। हालांकि वो 9th में पहुंच गए हैं, पढ़ाई में ठीक ठाक हैं, लेकिन वो बहुत कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, क्योंकि उनको जो बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स था पढ़ाया गया, उनके टीचर्स ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई थी। तो रोल ऑफ प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स, है ना, उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आपका रोल नहीं है एक्सरसाइज का, तो फिर कुछ नहीं, आपके जीवन में उसका रोल होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये बात हमें पेरेंट्स को भी समझानी होती है, आप और खुद समझना होता है। आपको एक और बात कहना चाहूंगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि साइंस का ही ले लीजिए, तो आपने उस डायग्राम को आज पढ़ा, हो सकता है फिर भूल जाओ, फिर पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाता है। पर मैथ्स का कॉन्सेप्ट आज आपने किया, आप अब लेवल में हो सकता है, पर जब आप 6th 7th 8th में रहते हो, फ्लो में प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हो, 3 से 4 दिन का ब्रेक हो जाए, गलती से आप नहीं कर रहे हो या उस चीज के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बहुत बार बच्चा उस कॉन्सेप्ट को फिर पूरा भूल जाता है, और फिर से उसको नए सिरे से वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है कि आपका स्टार्टिंग कहाँ था, कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये समझना पड़ता है। मेरी बात शायद आप लोगों तक समझ में आ रही होगी। तो क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ इसी से जुड़ा हुआ आपका, क्योंकि अभी हमने कल जो बात किया था वो था लक्ष्य और उद्देश्य, जो कि उद्देश्य और प्राप्ति उद्देश्य के रूप में हम जानते हैं। यहाँ उद्देश्य मतलब एम और प्राप्ति उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारे पास में आता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि विषय से विषय वस्तु पर आधारित उद्देश्य, या फिर स्पेसिफिक, है ना, उसको हम लोग विशिष्ट उद्देश्य के रूप में हिंदी में जानते हैं। गणित में अगर बात करें, तो आप सभी जानते हो सामान्य रूप से गणित की मुख्य शाखाएं कितनी हैं? अगर हम बात करें, आप लोग टेट का एग्जाम दोगे, यानी कि कौन से क्लासेस का एग्जाम देंगे आप लोग, बीएड करके कौन से क्लास के योग्य बनते हैं? कोई मुझे बता पाएगा, बीएड करने के बाद में आप किस कक्षा को पढ़ाने के लिए योग्य? 8 क्लास तक सर। 10 तक सर। हाँ जी, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास? हाँ, 1 8 to क्लास तक, 5, और 8 पर 10th to अगर मेनली पढ़ाना आपने है सही तो 10 बोला तक। था, एमएससी चाहिए 6 to सर। 8। नहीं, बीएड करके भी 10 तक कर सकते हैं हम। हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, ग्रेजुएट भी पढ़ा सकते हैं 10 तक, लेकिन मास्टर्स वाले तो 11 12 का होता है। मेन क्या होता है, आपके पास में 6 7 8 के लिए ही आप टीचर्स तैयार होते हो बीएड के। याद रखना, बीएड का जो कॉन्सेप्ट है वो 6 to 8 के लिए ही बनाया गया था। जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है माइंड में है आप लोगों के पास, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। 1 to 5 के लिए बीटीसी या बीएलएड के रूप में बहुत सारे
पढ़ाइयाँ होती हैं वो सब चीज एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है, जो प्राइमरी विंग्स को पढ़ाने के लिए होता है। फिर 6 to 8 जो होता है वो आपका बीएड का छात्राध्यापक होता है। ठीक है, बीएड का छात्राध्यापक जो कि 2 से 4 वर्ष के अंतराल में किसी स्कूल में 6वीं से 8वीं पढ़ा चुका हो, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए वहां के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, वो 9th और 10th क्लास देंगे। उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि मास्टर्स डिग्री हो, उसके लिए बेसिक ग्रेजुएशन भी हो तो चल सकता है, बट बीएड होना कंपलसरी होता है। उस बाद में कितने स्कूल्स में एक और चीज की जाती है, वो क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा जो 11th 12th को पढ़ा सकता है मास्टर से की सब्जेक्ट का, उसको वो लोग 9th 10th भी क्लास दे देते हैं, अगर उसके पास बीएड नहीं भी है। परंतु स्पेसिफिकली ये होता है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने 6 7 डेप्थ के लिए ही बीएड डिग्री क्यों बोला, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम पीरियड है एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चों के साथ में ना बहुत प्यार से और बहुत ही लोअर लेवल की स्टडी के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो आपके कॉन्सेप्ट उसी हिसाब से होते हैं, जो खेल विधि है, खोज विधि है, उन सब पे क्या आता है। पर 6 7 8 में एक्टिविटीज तो इंक्लूड होती हैं, पर वो बीएड लेवल की होती हैं। हालांकि आज के स्तर में एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड हो गया है काफी कुछ, फिर भी उसमें अंतर है जिसको हम लोग आगे आगे समझते जाएंगे। जब हम सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ते हैं, बीएड में पढ़ के जब पढ़ाने जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा भरी होती है। ठीक है, जिज्ञासा जब उत्पन्न होती है, याद रखिएगा, तो आपके पास क्या आएगी, चिंता आएगी। ठीक है, मतलब आपके पास में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कुंठाएं आएंगी। क्यों आएंगी? आपने अपनी जिज्ञासा को शांत किया तो सही हो, नहीं शांत किया परेशान हो। मेरी बात क्लियर हो रही है? ये 6वीं से 8वीं क्लास का जो बच्चा है उसमें बहुत ज्यादा होता है। उस बच्चे की उम्र क्या होती है, लगभग 6वीं 7वीं 8वीं का जो बच्चा होगा वह 11 से 15 साल के बीच के बीच में, 10 से 15 के बीच में लाई करता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो जो 9 10 साल से लेकर के 14 15 साल का बच्चा है, यानी कि 9 का बच्चा जा रहा है, तो उसकी स्टार्टिंग लेवल में यानी कि 12 13 साल में आप लोगों ने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता के बारे में। उसकी मेच्योरिटी लेवल, डेवलपिंग लेवल के हिसाब से उसके पास में बहुत सारी परेशानियां पर्सनल लेवल से भी आती हैं, और वो बच्चा रहता है तो वो खुद अपनी परेशानियों को समझने में कठिनाई महसूस करता है, और उसके साथ साथ उसके पास में स्टडी का लोड बढ़ने लगता है, क्योंकि माइंड में ग्रो होता है। और यही एक ऐसी जगह होती है जहां पे उसको सही दिशा और दशा प्रदान करने की आवश्यकता है, यानी कि सिचुएशंस और डायरेक्शंस, गुड सिचुएशन और डायरेक्शंस देने की आवश्यकता पड़ती है जब हम बच्चा मतलब 9 to 11 12 के एज के बीच में जा रहा होता है। क्योंकि हर व्यक्ति का जो परिपक्वता है, मेच्योरिटी लेवल का है, वो डिफरेंट डिफरेंट एज है, कोई डिफाइंड एज नहीं है कि वो जब उसकी उम्र 9 साल की होगी या 10 की होगी या 11 की होगी या 12 की होगी। टाइम टू टाइम आप देख रहे हो आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं जब वो 14 15 16 साल के हुआ आते हैं, जो कि कभी आपने देखा होगा 22 23 साल के बच्चे हुआ करते थे। और कभी कभी कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में 22 23 साल में हो जाना चाहिए, वो तब भी नहीं हो पाते मेच्योर। वो तब भी 15 16 साल की तरह या उससे भी छोटे बच्चों की तरह एक्टिविटीज कर देते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करने में कठिनाइयां आएंगी, पर वो समझना कैसे है, वो आपको व्यवहार से समझना है, उसकी बातचीत से समझना है। कितने बार टीचर्स जो गलत करते हैं, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को भाप नहीं पाते। वो देखते हैं टॉल हो गया है बच्चा, ठीक है, बच्चे के देख रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बॉय का ही बात कर रहा हूँ कि दाढ़ी मूछ आ गई बच्चे की और बड़ा सा लग रहा है बच्चा, तो उसके साथ में तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें नहीं पता कि अनडिसिप्लिन है और डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये रूल्स अप्लाई होते हैं, तो तुम तो बहुत बड़े से हो। पर
उसके साथ के सारे बच्चे छोटे लग रहे हैं और उस पर डांट पड़ रही है, वो अपने आप से जो कुंठा महसूस करता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, उसके पास कॉन्फ्लिक्ट यही आता है कि आखिर ऐसी क्या क्या गुनाह मैं किया कि मुझे ऐसा डांट सुनना पड़ा, मतलब इसमें मेरी क्या गलती है। वास्तव में आप सोचिए उस बच्चे की क्या गलती है, क्योंकि उसका तो जो भी चेंजेस है ना, फिजिकल चेंजेस हो या जो भी है, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं था, वो तो सारे क्लासमेट्स का था, लेकिन उसको डांट पड़ गया अलग से। तो यह टीचर्स को समझने की आवश्यकता है कि टीचर्स की एक्टिविटीज के हिसाब से, कि उसके टीचर्स की एक्टिविटीज को ये होना चाहिए कि आपके सामने कोई भी बच्चा किसी भी परिस्थिति का हो तो परिस्थितियों के सिचुएशंस के हिसाब से हैंडल करिए, क्योंकि अगर टीचर हैंडल नहीं कर पाएगा तो और कौन करेगा। दूसरा चीज है कि क्रोध, है ना, उस उम्र में बच्चों को बहुत गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आता है। क्योंकि आप लोग स्टेफन हॉल का एक डेफिनेशन है शायद तक, नाम मेरे साथ सही लिया हो तो आप देख लेना, चेक करना, जिसमें किशोरावस्था में जब शुरुआती दौर है तो किशोरावस्था की डेफिनेशन बताई गई कि वो तनाव और तूफान का काल होता है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, जैसा कहा जाता है कि समुद्र में जब लहरें आती हैं, किसी ने इसका एग्जाम्पल दिया था, जब लहरें आती हैं तो जो ऊंची ऊंची लहरें आने का समय है, वह सबसे ऊंची लहरें आने का समय ही किशोरावस्था है। क्योंकि उस समय वो जो काम करता है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली कर पाता है, क्योंकि हम कहते हैं ना, नया खून है, नई उम्मीदें हैं, तो नए जोश के साथ वो कार्य कर रहा है। तो उस टाइम सेम चीज मैथ्स के फंडामेंटल में भी आती है, क्योंकि हम साइकोलॉजी भी पढ़ रहे थे और साथ साथ मैथ्स को हमें लेना है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, मैथ्स के फंडामेंटल में जो फंडा आपका उस उम्र के बच्चे को क्लियर हो गया होगा, आप भी देख रहे हो, आप में से भी जो बच्चे मैथ्स में उस स्ट्रॉन्ग हो गए हों, हालांकि वो भले ही मैथ छोड़ दें या ले ना ले, पढ़े ना पढ़े, लेकिन वो आगे जाकर के जान जाते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स। उनको पता है कि माइंड में तो पता है ना कि मैं भले ही आज मैथ्स नहीं पढ़ रहा हूँ, कमजोर हूँ, पर मुझे पता है कि मैं 6 7 8 में मैथ्स स्ट्रॉन्ग था, यानी कि मैं कभी भी मैथ्स दोबारा रिवाइज करके आगे बढ़ सकता हूँ। आई एम राइट? समझ रहे ना आप लोग? ऐसा तो नहीं है ना हवा में चिल्ला रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ जा रहा है, आप लोग भी आनंद उठा रहे हो, ताली बजा के एंजॉय कर रहे हो। इसको इसलिए समझने की आवश्यकता थी कि जब भी आपके पास में आंसर्स लिखने होंगे किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी क्वेश्चंस को, उसके पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हो, तो आप इन सब चीजों को इंक्लूड कर सकते हो जिनकी हमने चर्चा की है। इनको आपको समझने से, न केवल आपको लिखने के पर्पज से, बल्कि आपके व्यावहारिक जीवन में आप जब विद्यालयों में जाओगे पढ़ाने के लिए, फेस करोगे कि प्रॉब्लम्स वाकई में ये आती है। और आप जो टीचर्स ना अलग से बीएड करते हैं, वास्तव में बीएड क्यों आया, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में आया, जिसमें आपको यही सब बातें, जिसमें वास्तव में कहा जाए तो आपसे हम जो बातें अभी शेयर कर रहे हैं, ये कोई अलग सी बातें नहीं है, ये सब पता है आपको, बट इनको जब हमने आपको बताया तो आपके माइंड में ये चीजें आएंगी कि हाँ ऐसा होता होगा, जी ऐसा होता ही है। तो आप क्या करें? तो अभी जो मैं बात की, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, जी सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सर जी जी सर। सर। बताइए आप लोग कि नहीं। देखिए, इनके साथ साथ अपना शिक्षक की भूमिका की बात करेंगे, क्योंकि शिक्षण की बात हो रही है तो शिक्षक की भूमिका।
तो जो शिक्षक की भूमिका है वो क्या है, इनको समझना है, विद्यार्थियों के परिपक्वता को समझना है, और साथ ही साथ क्या है, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को यूज करना है। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, प्लीज एक बार आंसर दीजिए। मैथ्स की मेन ब्रांचेस क्या हैं? आप जब बात कर रहे हो माध्यमिक शिक्षा के समय की, तो उसमें आपकी मैथ्स की मेन ब्रांचेस क्या हैं, बताएगा कोई? सर आवाज ब्रेक अंक हो रही है क्या मेरी गणित, बहुत ज्यादा? बीज गणित और रेखा गणित। कोई इंग्लिश का बच्चा बताएगा? और कोई? अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित की बात कर रहे हैं हम। सभी को क्लियर इन पॉइंट्स? यस सर। जी। देखिए, हमने यहाँ पर अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री की बात की है। तो ये तीनों पॉइंट जो आपके बेसिक लेवल में हम लोग 6 क्लास में देखते हैं, इससे पहले भी हम लोग पढ़ते तो हैं, बट बहुत माइनर डिफरेंशिएशन के साथ पढ़ते हैं। जो मेजर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है वो फ्रॉम द क्लास ऑफ 6। ठीक है, तो हम लोग 6 क्लास में जब एंटर करते हैं तो हमारे सामने पता चल जाता है कि हर विषय के पार्टीशंस है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो। आवाज नहीं आ रही है बल्कि अच्छा साइंस का से। पार्टीशन तो 9, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि 2-3 दिन से नेटवर्क इशू हो रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद इशू हो सकता है। मेरी आवाज ना आप लोग जितना समझ रहे हो उतना कोशिश करो सुनने की, क्योंकि ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि कोई चीज बुकिस वाला है, तो आप लोग कोशिश करना, है ना। अब अगर हम बात करें कि आप हमने जो ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, चाहे अर्थमेटिक हो, एल्जेब्रा हो और ज्योमेट्री हो, इन अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो इनको पढ़ने के लिए जो विधियां प्रयोग की जाती हैं, उनमें क्या क्या विधियां हो सकती हैं। मैं यहाँ पर 4 विधियों के नाम ले रहा हूं, आप सुनना। व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी विधि और व्याख्यान प्रदर्शनी विधि। ठीक है, इसको प्रदर्शन विधि भी कहते हैं, लास्ट वाले को। पहला चीज, व्याख्यान विधि। आप सभी ने जब माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान्स बताए थे, तो आप लोग डिफरेंट टाइप के प्लान्स बनाए होंगे, उसमें से एक प्लान था व्याख्या था। जी सर। जी जी किसी को सर। सर। जी। इसमें ये मुख्यतः गणित के लिए था। गणित में इसका बहुत ही कम रोल होता है। क्यों मैंने बताया, ये शिक्षक केंद्रित विधियों के नाम थे। ये 4 जो विधि हैं, व्याख्या विधि यानी व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी विधि और प्रदर्शन विधि, इसमें से शिक्षक केंद्रित विधियां हैं ये। इनमें से जो शुरू के 3 बताए मैंने, यह गणित में सिर्फ पाठ्य पुस्तक थोड़ा सा भूमिका देती है, पर कहानी विधि और व्याख्यान विधि भूमिका नहीं है। प्रदर्शन विधि की भूमिका है, बट इसका भी एक और आता है, वो आपका उपयोगी होता है। 2 फॉर्म में आते हैं, एक में टीचर्स एक्टिव मोर, एक में टीचर्स और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होता है ना, पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन करते हैं, वो है। तो आप ध्यान रखें, जब शिक्षक की भूमिका ज्यादा होती है तो याद रखिएगा गणित में प्रगति कम होती है। जब शिक्षक की भूमिका अत्यधिक होती है तो गणित में प्रगति कैसी होती है? कम होती है। कम होती है। हाँ, क्योंकि शिक्षक ज्यादा एक्टिव है तो वही कर रहा है, बच्चा क्या है, उतार लेगा। आपने देखा होगा बोर्ड में टीचर्स अगर हिंदी में, इंग्लिश में, एसएसटी में काम कर रहे हैं, साइंस में डायग्राम बना के जा रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, कॉपी में उतार लेता है। दैट्स फाइन। सेम टू सेम मैथ में वो कर ले। टीचर्स एक्टिव है बहुत ज्यादा, बोर्ड में एंट्री कर रहे हैं, देखो इसके बाद ये स्टेप होगा। आपने देखा होगा 11th-12th क्लास में फेल होने की वजह साइंस के बच्चों की एकमात्र यही वजह है, क्योंकि कोर्स बहुत हेवी होता है,
ज्यादा होता है। और शिक्षक क्या करते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के लिए वो क्लास में आते हैं, अपने डेरिवेशंस को सॉल्व करते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो, फटाफट करते हैं, डिराइव किया। क्योंकि फिजिक्स तो आपको बायो वाले में भी है और मैथ्स वाले में भी है, मतलब कि जहां पढ़ रहे हो आप लोग, तो आपको बस फटाफट सॉल्व करना है। तो बच्चा क्या है, समझ में आए ना आए, वो डेरिवेशन लिख लेता है कॉपी में। जब एग्जाम के दिन या फिर जब भी टेस्ट होता है 10 दिन बाद 12 दिन बाद, वो कॉन्सेप्ट को भूल जाता है, क्योंकि टीचर्स बहुत फास्ट फास्ट करवाते हैं। तो उसके बाद में उसने टीचर्स ने कहा होगा कि इस केस में ये ऐसा हो जाएगा, ये डीएक्स गायब हो जाएगा, तो पता चला बच्चे की माइंड से सब गायब हो गया। आपने देखा होगा बहुत सारे थ्योरम्स को, बहुत सारे डेरिवेशंस को, बहुत सारे, है ना, कॉन्सेप्ट्स को, जहां पर लेंथी लेंथी कॉन्सेप्ट्स तो हैं, पर उन कॉन्सेप्ट के क्लूज आप लोग भूल चुके हो। आज भी अगर आप अपनी बुक्स उठाएं तो आप उसमें से काफी कुछ भूल जाते हैं, अगर रिवाइज ढंग से नहीं किया हो। टीचर्स अगर एक्टिव रहता है बहुत ज्यादा, किस लिए एक्टिव बोला मैंने, यहाँ पे टीचर्स की जागरूकता क्या होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए किस पर्पस में, अपनी पर्सनैलिटी को करके और क्लास को लेकर लानी है। यानी ये सभी का पार्टिसिपेशन करवाना है, ना कि टीचर्स को खुद पार्टिसिपेट हो जाना है। मतलब सिर्फ वो खुद पार्टिसिपेट नहीं होना, बल्कि पार्टिसिपेशन में पार्ट लेना है एज अ पार्टिसिपेंट। तब बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। अब टीचर्स क्या करते हैं, खुद ही मेन पार्टिसिपेंट बन के खुद ही सॉल्व करने लगते हैं। तो सोल्यूशन क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर हम बात करें व्याख्यान विधि का, यानी कि लेक्चर्स मेथड की, यहाँ पर क्या होता है, एक मेथड है जो गणित में सबसे निरस्ता लाती है। जैसे कि मैं अभी आपके साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, होता क्या, ये बड़ी कक्षा में है, वो सिर्फ समझाने का पर्पज है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि जो आप लोगों को करना है। लेकिन मैं मान लो एक क्वेश्चन आपके आगे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, एक पेड़ बहुत ऊंचाई में है, जिसकी ऊंचाई के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं नीचे खड़े होकर एक रस्सी को उसकी ऊंचाई में फेंकता हूँ, मैं देखता हूँ ये इतने मीटर की है, मेरे से पेड़ की दूरी इतनी है, मैं उतने एंगल में इस एंगल से बना रहा हूँ। आप लोग जानते हो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे मैं लंबाई को जान सकता हूँ पेड़ की, और मैं सोल्यूशन खुद ही बोल दूं। क्वेश्चंस को बताने के साथ साथ सोल्यूशन बोल दूं। आप में से कोई बच्चा बता पाएगा ये क्वेश्चन किस चैप्टर का हो सकता है? हाइट एंड डिस्टेंस का सर। पाइथागोरस ऊंचाई और दूरी का। हाँ, ठीक है। आप लोग के सभी क्वेश्चंस ऊंचाई है और दूरी है, हाइट एंड डिस्टेंस जो भी है वो क्लियर है आप लोगों को। लेकिन इस क्वेश्चन को बोलने के साथ साथ अगर सॉल्यूशन भी मैं देने लगूंगा, है ना, तो क्या होगा, विद्यार्थी तो लर्न नहीं करेगा ना, उसको लर्निंग करवानी है, उसको लर्निंग करवानी है। तो लर्निंग करवाएंगे कैसे, आप ही बताएंगे। ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी आपको हल करके तुरंत उत्तर मुझे देना है। एक पेड़ है, इसकी ऊंचाई ऐसी है, ज्ञात करनी है। सोचिए, एंगल दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको ये चीजें। अब आपने पॉइंट टू पॉइंट बता, लेक्चर्स नहीं दिया, अब मैं कहानी सुनाने लूंगा तो उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चे को, जितना कि पॉइंट टू पॉइंट बताओ। आप जानते हो ये 3 चीज दी हुई है, आप कैसे याद करेंगे? बच्चे को फटाफट कट टू कट बताना है। मैथ्स में कट टू कट बताएंगे, यानी कि पॉइंट बताएंगे, यानी क्रम बिंदु अनुसार बता देंगे, तो विद्यार्थी करेगा, लर्न बहुत ज्यादा करेगा कम टाइम में, है ना। स्मॉल टाइम पीरियड में क्या करता है वो, लर्निंग ज्यादा करता है, यानी कि प्रैक्टिस ज्यादा करता है। तो वो प्रैक्टिस करेगा और उसके बाद क्या होगा, वो बहुत कुछ लर्न कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। अब आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड की बात करें, जो हम भी प्रॉब्लम्स में शेयर करते हैं, वो क्या है। अगर आप सभी मेरी क्लास में पढ़ रहे होते वर्तमान में, तो मैं क्या करता, जैसे मैंने आज डिस्कशन करते करते हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बोला, मैं सामने एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लेकर आता, उसको सॉल्व करके दिखाता आपके सामने क्लासरूम में, ठीक है। और क्लासरूम में सॉल्व करने के बाद मैं क्या करता, उससे मिलता जुलता बस नंबर्स को चेंज कर देता, एंगल्स को चेंज कर देता, और एक और क्वेश्चन आपके सामने
रख देता। ठीक है, फिर क्या होता, आप कोशिश करें, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे नहीं कर पाते और कुछ बच्चे बहुत फास्ट कर लेते, कुछ बच्चे करना तो जानते थे पर गड़बड़ी हो गई होती। फिर क्या होता, जिसका परफेक्ट हो रहा होता उनमें से किसी एक या दो बच्चे को मैं बोलता पहले आप सॉल्व करके दिखाइए और समझाइए क्लास में। उससे क्या होता, उसका टीचिंग स्किल भी डेवलप होता और दूसरा बच्चा फिर दोबारा सॉल्व करता तो वो भी समझते, तो दो बार करने के कारण रिवाइज भी हो जाता। इस प्रकार क्या होता, क्लासरूम इंटरेक्शन में मैथ्स का जो भूमिका है वो अधिक है, इसलिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको क्लास में करवाया जाता था। अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन मोड में टीचर्स आपके तो पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, आप लिखिए करिए, वो मान के चल रहे हैं बच्चा करेगा, क्योंकि कितने बार बच्चा पेरेंट्स के प्रेशर में कर रहा है ऑनलाइन तो ठीक है, टीचर्स भी करवा रहे हैं ठीक है, लेकिन जो बच्चे के पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे वो टीचर्स को कहानियां सुनाते, ठीक है सर कर लिया है मैम हमने कर लिया, अब आपने तो घर जाके चेक नहीं करना है, ये डांट भी नहीं पा रहे उतना, क्यों नहीं कर रहे हो, बस आप इतना फोन में बोल पा रहे हो, आपको थोड़ी याद रहेगा कि आपका रोज रोज का बच्चे की गलती क्या क्या है, नहीं याद रहेगी। ठीक है, इस प्रकार उसका जो पास तो हो रहा है बच्चा, लेकिन नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं डेवलप हो रहा। नॉलेज गेनिंग भले एक बार को हो जाएगा, हम कह देंगे कि हाँ ठीक है उसने कुछ जान लिया कि ये चीजें होती हैं, उसको कहानी सुनाने को बोला, आप 7th क्लास का बच्चा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं बता देगा आपको, ऐसे होते हैं, नॉलेज आ गया, लेकिन सॉल्व करने का लेवल तो उसको नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने उसकी क्लास की जो प्रैक्टिस थी वो वैसा वाला प्रैक्टिस नहीं हो पाया जो एक्चुअल में टाइमिंग क्लास और टीचर्स के सामने होना चाहिए, वो इंटरेक्शन लेवल डेवलप नहीं हुआ। मेरी बात क्लियर हुई है आपकी वाली? ये चीज आज बहुत प्रॉब्लम कर रही है ना, लेकिंग ऑफ प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो रहा है ये, तो इसको कैसे दूर करेंगे, इसके लिए आपने देखा है कि बच्चों को टीचर्स क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल जैसा अपने कुछ वीडियोस बना बना कर देते हैं, बच्चा बार बार देखता है, समझता है और करता है। ठीक है, वो एक मेथड हो गया जिससे वो सॉल्व आउट कर पाते हैं। अब क्या हो रहा है, जो लोकल लेवल में बच्चे हैं जिसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा जागरूक हैं लेकिन विषय को नहीं जानते, वो ट्यूशंस लगवा देते हैं कि बच्चा करे, जहां पर ये है ठीक है, कोई बच्चा इंटरेस्टेड है जानने को लेकिन नेटवर्क इश्यूज है, ये सब क्या आ गई, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स आ गई। जैसे कि आज की कक्षा में क्या हो रहा है, नेटवर्क ब्रेक हो रही है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं जा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं जा रही है तो इससे आपको प्रॉब्लम आए, ये हाँ वाकई में ये प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तो अभी हमने जो 4 विधियों की बात कही है वो व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी विधि और प्रदर्शन विधि। इसमें व्याख्यान विधि पे मैंने डिस्कशन किया कि हम सिर्फ लेक्चर्स दे दें और बच्चे को नॉलेज गेनिंग हो जाए मैथ्स में, तो ये संभव नहीं है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि, ये भी शिक्षक केंद्रित है ऐसा कहा जाता है, परंतु केवल शिक्षक केंद्रित नहीं है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना, पाठ्य पुस्तक में जो लिखा हुआ है पढ़ा देता है टीचर और बच्चा उसको कर लेता है, कोर्स तो कंप्लीट हो जाता है, बट नॉलेज का गेनिंग और अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं होता, ज्ञान में वृद्धि या समझ नहीं हो पाती। तो क्या होता है, हमारे पास निष्कर्षतः यह है कि बच्चा, हमने बोल दिया कि आपकी 5 क्वेश्चन आएंगे फाइनल एग्जाम में, 6, 7, 8 तक पास तो हो गया वो, लेकिन क्या हुआ, जब उसके पास क्वेश्चंस में संख्याएं बदल दी जाती हैं तो कर नहीं पाता। तो मैथ्स को भी रटने लगे हैं आजकल, क्या पहले से ही बच्चे, तो रटने वाला मैथ नहीं होना चाहिए बल्कि समझने वाला मैथ्स होना चाहिए। तो इसी के दृष्टिकोण से पाठ्य पुस्तक पर इतना जोर न देकर के कॉन्सेप्ट पे जोर दिया जाए कि हाँ ठीक है पाठ्य पुस्तक में सारे प्रश्नों को तो हल करना ही है, पर उससे इर्द गिर्द संख्याओं वाले प्रश्न को भी हल कर सके विद्यार्थी। ठीक है, क्लियर है वाली पॉइंट। अगला है कहानी विधि। मैं साफ कहना चाहूंगा मैथ्स में कहानी विधि होती ही नहीं है एक तरह से। आपने कभी सुना है कहानियां? नहीं सुनी, पर मैं कहता हूँ सुना भी है। कहाँ सुना है वो मैं आपको याद दिलाता हूँ। ए और बी ट्रेन की कहानियां सबने सुनी होगी। एक ए ट्रेन इधर से जाती है, बी ट्रेन उधर से आती है, इस प्रकार वो क्रॉस करती है। ए ट्रेन 9 मीटर है, बी ट्रेन 900 मीटर है, ये 200 मीटर है, ऐसा कुछ आपने कहानियां सुनी होंगी कि आपकी जो ट्रेन है वो इतने मीटर की ट्रेन है, उतने मीटर की ट्रेन है। आप बताइए कैसे होगा 1100 मीटर की ट्रेन को 900 मीटर की ट्रेन ने इतने मिनट में क्रॉस किया। आपने देखा, आप वहीं प्लेटफॉर्म में खड़े थे, दोनों ट्रेन जब आपको पार करती हैं तो उनके में कितना टाइम लगेगा,
वो इतनी किलोमीटर दूर से आ रही है, इतनी रफ्तार में आ रही है, इस प्रकार सॉल्व आउट आप कर पाओगे। तो ये सब चीजें जो होती है इनको कहानी फॉर्मेशन मैथ्स में जाना जाता है। मैथ्स में और कोई कहानी नहीं होती है, सिर्फ यही कहानियां होती है, छोटी मोटी कहानी जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ले लो, है ना, ऊंचाई दूरी वाले, और आप ट्रेन वाले क्वेश्चंस को ले लो, व्यापार लाभ और हानि वाले प्रश्न ले लो। इस तरह जो प्रश्न की शेप वो कहानी है, ठीक है। अब उसका उत्तर लिखते हो तो आपको याद है कि कहानी को ही उत्तर में लिखना, यानी कि यहाँ पर कहानी विधि जो है वो उत्तर को कैसे लिखा जाए, स्टेप बाय स्टेप लिखा जाए। कैसे स्टेप बाय स्टेप? मेरी आवाज किसी के पास भी नहीं जा रही क्या? फ्लक्चुएट थोड़ा ज्यादा कर रही है सर। सर मेरी आवाज आवाज आ ब्रेक ब्रेक होके आ रहा है, मैं भी एग्जिट बार बार कर जा रही हूँ सर, मेरा भी नेटवर्क इशू है। नेटवर्क की सब जगह है ना। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं कि जो आपने समझा है आज में, तो कुछ कहानी फॉर्मेशन में है लेकिन आपके लिए नॉलेजेबल हो ऐसा। क्या कोई बच्चे के पास मेरी आवाज नहीं गई आज? कोई ऐसा बच्चा सर आई है, सर आई है, लेकिन फ्लक्चुएट थोड़ा किया है ज्यादा। ठीक है, ठीक है। अब नेटवर्क इशू की वजह से हम लोग भी नहीं क्लियर कर पाते हैं कि आवाज नहीं है। देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को क्लोज करते हैं। सबको प्रणाम। ओम शांति। जी प्रणाम सर। प्रणाम सर। नाम सर।